हेलो दोस्तों, कोटक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में हम रिव्यू करने वाले हैं 2023 में। इस प्लेलिस्ट में दोस्तों आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनकी हमने रिव्यू की हुई है दोस्तों, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का हम रिव्यू करने वाले हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं तो फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे फंड को हमको समझना है एनएवी, फिर परफॉर्मेंस, क्या पोर्टफोलियो में स्टॉक है, और जिस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है वो हम देखते हैं, वो है रिस्क के भी पैरामीटर्स। तो सबसे पहले दोस्तों 36,433 करोड़ का लेटेस्ट ये जनवरी एंड का एयूएम है कोटक फ्लेक्सी कैप का। ये टॉप के कुछ फंड्स में से है जिनका एयूएम बहुत ही ज्यादा है। फ्लेक्सी कैप फंड्स की ही अगर इस कैटेगरी की ही हम बात करें तो ये टॉप का फंड है एयूएम के हिसाब से। अब कितना पुराना फंड है, 2009 सितंबर से ये फंड का इंसेप्शन है। अब देखिए, जितना ज्यादा आपके पास डेटा हो हिस्टोरिकल, तो आपके लिए भी अच्छा हो जाता है एनालिसिस करना। नहीं तो बहुत सारे जब एनएफओज आते हैं तो आपके पास पास्ट डेटा नहीं होता है। तो पुराना फंड है तो हमारे पास डेटा भी ज्यादा है, तो वो हमको एनालिसिस करने में वो हमको हेल्प करता है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में मैं जल्दी से आपको बता दूं, ये कैटेगरी के जो फंड्स हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फंड मैनेजर को पूरी स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं पर भी सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज कैप का कोई फंड ले लीजिए, तो उनको बाय रूल 80% लार्ज कैप के ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप में बाय रूल 65% या उससे ज्यादा सिर्फ स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। यहां पर वैसा रूल नहीं है। यहां पर क्या इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड मैनेजर अपने हिसाब से करेंगे। तो अभी फिलहाल फंड की क्या स्ट्रेटेजी है, 72% लार्ज कैप में और 25% मिड कैप में है। मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को, और चूंकि थोड़ा एक्सटर्नल माहौल में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है, तो उस हिसाब से फंड मैनेजर ने अभी फिलहाल लार्ज कैप की तरफ अपने जो पोर्टफोलियो है उसका रुख किया हुआ है। फंड मैनेजर है मिस्टर हर्षा उपाध्याय, रेस्पेक्टेड नाम है और बहुत लंबे समय से इस फंड के मैनेजर है वो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत कम देखी जाती है वो है टर्नओवर रेशियो। 15% का टर्नओवर रेशियो है। इसका मतलब क्या कि पूरे साल में फंड मैनेजर ने कितने स्टॉक्स को चर्न किया, तो ये 15% बहुत ही कम माना जाता है, और ये पॉजिटिव भी है। फॉर एग्जांपल किसी का फंड का समझ लीजिए 100 का टर्नओवर रेशियो, मतलब पूरे साल में उन्होंने जो फंड है, पूरा जो स्टॉक्स है, सबको पलट दिया है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो इसीलिए जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए फंड मैनेजर है, उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो ट्रेडर नहीं है। और जब उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपने फंड में जो भी स्टॉक्स हैं उसके साथ डटे हुए हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। अब हम बात करेंगे खर्चे के बारे में। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं तो खर्चा कम लगेगा, 0.67% का एक्सपेंस रेशियो है। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में आप इन्वेस्ट करा रहे हैं तो 1.59% का थोड़ा सा ज्यादा खर्चा पड़ेगा। मेरा यहां पर बहुत ही बैलेंस्ड व्यू है। हर इन्वेस्टर अलग है, सबकी सिचुएशन अलग होती है, इसलिए किसी इन्वेस्टर के लिए डीआईवाई या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग सूट करता है। कोई इन्वेस्टर बहुत ही बिजी है या फिर फोकस नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए रेगुलर भी सही है। तो यहाँ क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए यहां पर हर इन्वेस्टर को अपने हिसाब से अपना जो डेमोग्राफी है, अपनी रिस्क एपेटाइट है, अपने को खुद को देखना है और उसके बाद ही डिसाइड करना है। दोस्तों लेटेस्ट एनएवी क्या है फंड की, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 24 फरवरी के पास में 53 के पास में एनएवी है रेगुलर प्लान की। और चूंकि डायरेक्ट प्लान में खर्चा कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो जो यहां पर एनएवी है थोड़ी ज्यादा रहेगी, 58.497 की एनएवी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप इंसेप्शन से देखेंगे, सीएजीआर एक अच्छा खासा दोनों ही जगह में हमको सीएजीआर रिटर्न देखने को मिला है। यह है इंपॉर्टेंट, फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है सिंस इंसेप्शन। अगर आप देखेंगे फंड का 13.19% रिटर्न है, और निफ्टी 500 टीआरआई जो है उसका 11.53। क्योंकि देखिए फंड को जब भी आप एनालाइज करेंगे तो आपको बेंचमार्क के साथ एनालाइज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड को हम रैंडमली किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे ये फ्लेक्सी कैप का कोई फंड है और मेरे सामने समझ लीजिए कोई कोटक स्मॉल कैप फंड आप ले आए, या फिर एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ले आए, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फंड को अगर कंपेयर करना है तो फंड के जो बेंचमार्क्स हैं उनके साथ ही कंपेयर करना होगा। तो बेंचमार्क को तो लगभग 1.5-2% के आसपास से उन्होंने बीट किया है। लेकिन अगर आप 5 साल का डेटा देखें तो फंड थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। 3 साल में अंडर परफॉर्मेंस है, और 1 साल में अगर आप देखेंगे, जब 1 साल का मतलब है ये 2022 का पूरा पीरियड और 2023 का थोड़ा सा, यहां पर फंड एक्चुअली में अच्छा कर रहा है। जहां पर निफ्टी 500 का 7.37 रिटर्न है, निफ्टी 200 टीआरआई का
7.1 रिटर्न है और 10% रिटर्न फंड का है। तो फंड अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे तो अच्छा यहाँ परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा 3 ईयर 5 ईयर में इन्वेस्टर का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि लगभग आप 1.5 साल में देखेंगे मार्केट कहीं नहीं गई है। हमने वो पीक अक्टूबर 2021 नवंबर 2021 में देखा था, 2022 में ऊपर नीचे ही मार्केट रही है, लेकिन बहुत मूवमेंट नहीं है। तो गिरते में मार्केट जब भी गिर रही है तो इस फंड ने संभाला, ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन जब मार्केट में बिल्कुल बुल रन था खासकर 2020-21 में, तो इन ओल्ड डेटा से ये भी पता चल रहा है कि शायद फंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो स्टॉक्स हैं पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर फंड मैनेजर मिस्टर उपाध्याय बेट ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे और इस पोर्टफोलियो से देख के बहुत ही स्टेबिलिटी जैसा मुझे एहसास आ रहा है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक ग्रोथ और स्टेबिलिटी 9.04%, फिर इंफोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, अल्ट्राटेक साइक्लिकल स्टॉक है सीमेंट सेक्टर में, वहां पर वो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक, फिर रिलायंस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, फिर एसआरएफ और फिर जिंदल स्टील एंड पावर। ये 10 स्टॉक है जहां पर पोर्टफोलियो का मैक्सिमम यहां पर वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद जनवरी के महीने में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी थे लेकिन और ज्यादा बाइंग की है, जैसे मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा केमिकल्स ऑलरेडी पोर्टफोलियो में थे और ज्यादा खरीदारी उन्होंने जनवरी में की है। और एक नया स्टॉक, नया बिजनेस अपोलो टायर्स, उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, नई एंट्री दी है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा अगले 2-3 महीनों में क्या अपना स्टेक वो बढ़ाते हैं, इंटरेस्टिंग यहां पर रहने वाला है, क्योंकि टायर सेक्टर है, साइक्लिकल सेक्टर है, तो यहां पर क्या वो साइक्लिकल कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है अगले कुछ दिनों में। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रेशियो, वो है रिस्क वाला रेशियो। यहां पर मैं आपको शार्पे रेशियो बताऊंगा। शार्पे रेशियो ध्यान में रखिए, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो इंडेक्स के कंपैरिजन में, कैटेगरी के कंपैरिजन में शार्पे रेशियो थोड़ा सा कम हमको देखने को मिल रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो वो उतना अच्छा है। तो सिमिलरली अगर इंडेक्स का देखेंगे 23 के आसपास है, कैटेगरी का देखेंगे 22 के आसपास है, फंड का भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल 22 के ही आसपास है, 21.676 है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल जैसा सिग्नल दे रहा है, मतलब बहुत हाई रिस्क भी नहीं है, बहुत लो रिस्क भी नहीं है, एक ठीक ठाक जैसा कैटेगरी का जिस तरीके से वोलेटिलिटी के रिस्क के मेजर्स हैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस है। तो ठीक ठाक यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ओवरऑल हम लास्ट में अगर एनालिसिस करें फंड की, अगर हम फाइनल एनालिसिस अगर हम करें तो कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, जैसे फंड मैनेजर मिस्टर उपाध्याय लॉन्ग टर्म से हैं, तो ये एक पॉजिटिविटी दिखाता है, क्योंकि अगर जितने पुराने फंड मैनेजर हो एक कॉन्फिडेंस रहता है, उन्होंने अलग अलग साइकिल्स देखी होती है मार्केट की और उन्होंने परफॉर्म पास्ट में किया हुआ है। एक छोटा सा ब्लिप जो है 2019, 20, 21 में ऐसा लग रहा है वो आया था, लेकिन अभी 2022 में ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो कर रहा है। टर्नओवर लो है, ये भी एक पॉजिटिव हम मान सकते हैं कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक लिए हैं उसके साथ ही वो डटे हुए हैं, वो हर बार चर्न नहीं कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैं थोड़ा न्यूट्रल मानूंगा, क्योंकि हमने देखा था जो शार्पे रेशियो जो है वो थोड़ा सा हमको कम देखने को मिला था, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल था। रिटर्न्स में भी अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रल ही है, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड में फ्रेम में फंड ने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली अपने जो बेंचमार्क्स हैं उसको बीट नहीं किया हुआ है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, शॉर्ट टर्म एटलीस्ट जो हमको 1 साल का जो डेटा जो देखने को मिल रहा है, फंड ने अब परफॉर्मेंस देना शुरू किया है, उसका मतलब है अपने बेंचमार्क को बीट करना शुरू किया है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर होने का हो सकता है दोस्तों। और लास्ट में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, और ये कैटेगरी और इसके रिस्क को आपको बिल्कुल समझना है। समझ लीजिए आप 3-6 महीनों के लिए पैसा पार्क करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आपके लिए शायद सही नहीं है। इनफैक्ट कोई भी इक्विटी कैटेगरी आपके लिए सही नहीं है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, यहाँ फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहेंगे, अलग अलग स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अभी मार्केट्स में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने खासकर 2020, 21, 22 में एंट्री ली हुई है, उनका बहुत खराब एक्सपीरियंस है। उस समय में जब मार्केट बुल रन होती है तो सब सोचते हैं कि हम 10 साल 15 साल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक बार मार्केट में बियर रन आ जाता है तो थोड़ी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। लेकिन इक्विटी यही एक एसेट क्लास है, यहाँ वोलेटिलिटी तो रहेगी ही दोस्तों, तो वो चीज़ को हम कोई भी अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंडिया का ग्रो होना। हमारा देश ग्रो होगा
तो हमारी कंपनियां ग्रो होंगी तो उनका वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, और कौन से फंड को हम बाद में रिव्यू करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।